हेलो ऑल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो इस को पढ़ने से पहले हमें इसका पहले एक बेसिक बैकग्राउंड देखना चाहिए, जिससे इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड वो हम पहले इंपॉर्टेंटली कवर अप कर लेंगे, जिससे अगर किसी ने बहुत सारा डिटेल में भी नहीं पढ़ा हो और उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ये कैसा किस तरीके का एक्ट है। तो चलिए पहले ये इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम एक्ट तो पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाला एक्ट को प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 11 सितंबर 1989 को। इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इसका 30 जनवरी 1990 को। मतलब 30 जनवरी 1990 को ये एक्ट लागू हो गया था। और इस एक्ट के अंदर 5 चैप्टर्स हैं और 23 सेक्शंस हैं। और ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है सिर्फ उन पे जिसमें किसी भी नॉन एससी या एसटी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया हो अगेंस्ट एससी या एसटी पर्सन के। मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो पर्सन है, जो ने जिस तरीके से, मतलब जो वो पर्सन नहीं है मतलब इस कास्ट का, और उसने किसी इस कास्ट के पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस किया है। फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ना बहुत जरूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। तो इसमें सेक्शन 3 आर्टिकल 366 सब सेक्शन 24 ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड 366 सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है। और इसको बनाने का पावर किसके पास है कि कौन से जनजाति में एसटी कहलाएगी या कौन सी जनजाति एसटी होगी। तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 341 में और 342 में। 341 में शेड्यूल कास्ट के लिए और 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब जो आर्टिकल 338 है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 338 ए है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें देखना चाहिए, जैसे आर्टिकल 17 है जिसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी का ऑफेंस जो एंशियंट इंडिया में होता था, तो माना जाता था कि जो एस सी एस टी कार्ड के लोग हैं उनके अगेंस्ट ये ऑफेंस ज्यादा होते थे। इसलिए इस ऑफेंस को तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइन किया हुआ है और इसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया है, और इस एक्ट में भी इसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस रहेंगे। फिर है आर्टिकल 46 जिसमें है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो इसका नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, तो इसमें जो भी ऑफेंस होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे, कॉग्निजेबल होंगे एंड कंपाउंडेबल होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, जैसे अगर किसी ने भी ये वाला ऑफेंस किया तो बेल नहीं मिलेगी, और ऊपर से ये कॉग्निजेबल है, मतलब पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। और इसका कंपाउंडेबल नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से इस ऑफेंस की कंपाउंडिंग नहीं होगी, मतलब आप एक तरीके से सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे इस ऑफेंस का। फिर ये वाला प्रोविजन जो है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे भी अभी इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा। फिर लेकिन इसके साइलेंट फीचर्स अपन अभी जान लेते हैं। तो साइलेंट फीचर्स इसके हैं कि इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था। तो सबसे पहले कि जो सारे ऑफेंसेस हैं जो आईपीसी में या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में भी नहीं दिए हैं, उससे रिलेटेड भी कुछ नए ऑफेंस में इंक्लूड किए गए हैं। और ये सभी लोगों को पनिश करता है जो भी किसी एससी या एसटी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करेंगे। और इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है विक्टिम्स को। और इसमें इस वाले एक्ट में एक अच्छा प्रोविजन ये है कि इसमें एक स्पेशल कोर्ट्स की भी स्टैब्लिशमेंट की गई है। तो स्पेशल कोर्ट्स रहते हैं और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इसी एक्ट के थ्रू, जिससे ये जो भी ट्रायल होंगे वो स्पीडी मैनर में होंगे, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ सूट्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। फिर पनिशमेंट फॉर शेड पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी निगलेक्ट करेगा ड्यूटीज में, जो परफॉर्म नहीं करेगा किसी भी एससी या एसटी कम्युनिटी के पर्सन की कंप्लेन करने के बाद भी, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। और फिर इस एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। जो 438 ऑफ सीआरपीसी का सेक्शन बताता है एंटीसिपेटरी बेल, वो इसमें सेक्शन 18 के हिसाब से इसमें किसी भी तरीके की एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है। और इसमें एक कंपनसेशन दे दिया जाता है रिलीफ की तरफ, या रिहेबिलिटेशन करने के लिए विक्टिम्स को, जो भी इस तरीके से पीरियड डेथ हुए या उनके हेयर्स को, मतलब जो भी उनके रिलेटेड है, उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह, वो सब इसमें आ जाएंगे। और कुछ मैंडेटरी या पीरियोडिक मॉनिटरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे
एक मॉनेटरी सिस्टम बनाया गया है इससे रिलेटेड। और ये सारे आइडेंटिफिकेशन की कहाँ-कहाँ पे ये वाले ऑफेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और मिनिस्ट्री भी है एक सोशल जस्टिस की, जिसके इसके ऊपर सोशल जस्टिस इन द नोडल मिनिस्ट्री टू एनफोर्स प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है एक नोडल मिनिस्ट्री जिस तरीके से इस वाले एक्ट को देखा जाएगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं इस वाले एक्ट को स्टार्टिंग से। अब हम अपना ये एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी वाले सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है, तो सेक्शन 1 से पढ़ते हैं। तो सेक्शन 1 बोलता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमिटमेंट। तो ये वाला एक्ट का नाम है, दिस एक्ट इज कॉल्ड एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। और ये सारे इंडिया पे एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। एंड पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, पर जम्मू कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ अक्टूबर 31 2019 से ये सारे इंडिया पे एप्लीकेबल होने लगा। फिर इसके एनफोर्समेंट अपन पहले देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि एक्ट कब से लागू हुआ है पूरी इंडिया में। इंडिया पे तो मतलब तब से ही लागू हुआ है, लेकिन इसके पहले कभी ये जब एक्ट इन्फोर्स में आया था कहाँ पे था, तो 30 जनवरी 1990 से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। और ये एक्ट कब डेट में आया तो हमने देख लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब नोटिफिकेशन में इसको अपॉइंट किया। अब सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, इसके अंदर काफी सारी डेफिनेशंस हैं, और ये डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी हम इस एक्ट के बारे में समझ पाएंगे कि किस किस तरीके के ऑफेंसेस इस एक्ट में होते हैं। सबसे पहला है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता है किसी भी तरीके का अत्याचार, जो भी सेक्शन 3 में जिसको पनिशमेंट दी जाती है, और सारे उससे रिलेटेड ऑफेंस यहाँ पे बताए हुए हैं। सबसे पहला है कोड। तो कोड का यहाँ पे वही मतलब है कि जहाँ पे भी कोड यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका सीआरपीसी 1973 से इसका मतलब होगा। और डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब कैसा होता है कि स्पाउसेस होगा, चिल्ड्रन होगा, पेरेंट्स होगा, ब्रदर होंगे, सिस्टर होगा, किसी भी विक्टिम का, जो कि डिपेंडेंट होंगे पूरी तरीके से, या किसी भी तरीके का सपोर्ट से मतलब इससे सपोर्टेड रहते होंगे, तो वो सारे इसमें डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद है बीसी, इसका ऑफेंस मतलब बीसी, सॉरी, इसके बारे में बताया हुआ है कि इकोनॉमिक बॉयकॉट मतलब क्या होता है। तो किसी भी तरीके का अगर हम इससे डील करने से, उनके साथ किसी भी तरीके का वर्क करने से, बिजनेस करने से अगर हम उनको मना कर देंगे, तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक बॉयकॉट कहलाएगा। या उनकी किसी भी अपॉर्चुनिटीज को अगर हम किसी भी तरीके का सर्विस, जैसे किसी भी सर्विस में हम उनको बोलेंगे किसी भी कॉन्टेक्चुअल ऑब्लिगेशन में कि ये पर्टिकुलर आदमी अगर इस कम्युनिटी से है, तो हम इसको नहीं अपने साथ ट्रेड या बिजनेस करने देंगे, तो ये भी एक ऑफेंस होगा। फिर इसमें है रिफ्यूज टू एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑफ विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जैसे कि बाकी कोई भी तरीके से कॉमनली जो हम आज के ज़माने में कुछ भी तरीके का बिज़नेस या कुछ भी होता है, और वो अगर हम इनके साथ करने से मना करेंगे, या फिर किसी भी तरीके का प्रोफ़ेशनल और बिज़नेस रिलेटेड कि जो किसी भी तरीके का कुछ भी प्रोफ़ेशनल या बिज़नेस रिलेशन इनकी तरफ अगर हम करने से बिल्कुल मेंटेन करने से मना कर दें। जैसे कि हम बाकी पर्सन्स के साथ करते हैं। फिर एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट्स के बारे में हम बेसिक डिटेल में पहले ही जान चुके हैं कि इसका मतलब होता है कि एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करना, जिसके बारे में इस एक्ट में बाद में हम पढ़ेंगे, जो दिया है अंडर सेक्शन 14 ऑफ एक्सक्लूसिवली टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। फिर फॉरेस्ट राइट्स। तो फॉरेस्ट राइट्स में शैल हैव मीनिंग टू असाइन टू इट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, एक्ट नंबर 2 ऑफ 2007। तो इसमें तरीके से किसी भी तरीके के जो फॉरेस्ट से रिलेटेड को कोई भी तरीके के राइट्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स को, वो उस तरीके से इसके बारे में जो कुछ भी होंगे वो इसमें दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद अगला सेक्शन है मैनुअल स्कैवेंजर। तो इसमें सेम मीनिंग है जो कि इसको तरीके से क्लॉज जी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर ऑफ देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013 में दिया हुआ है। तो मैनुअल स्कैवेंजर का मतलब अपन को ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो हमें इसका मतलब समझना होगा कि किसी भी तरीके से किसी भी आदमी को कचरा वगैरह उठाने के लिए मजबूर करना जबरदस्ती उसकी मर्जी के अगेंस्ट। फिर पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट का सेम मीनिंग होगा जो इंडियन पेनल कोड में सेक्शन नंबर 21 में डिफाइंड है।
और जो भी इसमें कोई भी ऑफिसर होगा तो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा इसके हिसाब से। तो फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी। फिर सी होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो सी में डिफाइन हुआ है शेड्यूल कास्ट क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या है। तो shall have same meaning assigned to them respectively under clause 24 and clause 25 of article 366 of constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 के आर्टिकल अंडर सब क्लॉज में दिया हुआ है। 24 में दिया हुआ है शेड्यूल कास्ट एंड 25 में दिया है शेड्यूल ट्राइब्स। फिर स्पेशल कोर्ट्स, तो स्पेशल कोर्ट्स जो भी है वो स्पेसिफाइड किया गया है सेक्शन 14 में। फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखिए जहाँ स्पेशल कोर्ट है वहां पे प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। तो जनरली स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पे डिफाइंड है, तो सेक्शन 15 में। फिर शेड्यूल मीन्स शेड्यूल एक लास्ट में इसका शेड्यूल जो दिया हुआ है, तो शेड्यूल का मीनिंग इस शेड्यूल से है। तो लास्ट में हर एक एक्ट के जनरली लास्ट में एंड में एक शेड्यूल दिया जाता है अगर कोई शेड्यूल हो। तो जहां भी शेड्यूल की बात होगी तो वो इस शेड्यूल के बारे में बात की जाएगी। तो इस शेड्यूल में देखते हैं कि सारे आईपीसी के जैसे ऑफेंसेस हैं वैसे ही दिया हुआ है, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस होंगे या कुछ तो होंगे जो हमें अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन हम बाद में जब हम इस पर आएंगे तो हम पढ़ेंगे। फिर सोशल बॉयकॉट मतलब होता है कि रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर एनी अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस और टू एब्सटेन फ्रॉम social relation that one would maintain with other person or to isolate him with others। मतलब कैसा रहता है कि अगर हम किसी भी सोशली किसी भी आदमी को किसी भी जो नॉर्मल लोगों से जो वो मेल जोल बना सकता है उसको हम बनाने से रोकेंगे, या किसी भी तरीके का हम उससे कुछ भी कस्टमरी सर्विस जो बाकी लोगों से लेते हैं वो उससे हम लेने से मना कर देंगे, तो वो इस एक्ट में आएगा। मतलब इस ऑफेंस को माना जाएगा सोशल बॉयकॉट। फिर विक्टिम, तो विक्टिम मीन्स होता है एनी इंडिविजुअल हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन of section 2, sorry, and who has suffered experienced physical, mental and psychological, emotional and monetary harm or harm to his property as a result of commission of any offense includes relatives, लीगल गार्जियन एंड लीगल हायर्स। तो विक्टिम मतलब कोई भी होगा कि जो भी इस वाले एक्ट के थ्रू किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अंदर कोई भी व्यक्ति है जो कि सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, जिसने किसी भी तरीके का फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल कुछ भी तरीके का कोई भी तरीके का हार्म जैसे मॉनेटरी हार्म सहा हुआ है या तो खुद या तो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और इसमें सिर्फ वो ही इंक्लूड नहीं होगा, उसके रिलेटिव, उसके लीगल गार्जियन और उसके लीगल हायर्स वो भी इसमें आ जाएंगे। अब देखते हैं विटनेस। तो विटनेस क्या होता है, विटनेस मीन्स एनी पर्सन हु इज acquainted with the facts and circumstances in which the possession of any information of his knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry, or trial of any crime involving any offense under this act, and who is may be required to give information and make statement to produce any document during investigation, inquiry, and trial such case and includes as a victim of such offense। तो विक्टिम का मतलब ये है कि जनरली जो भी कोई है जो कोर्ट की मदद करेगा, जिसको सारे फैक्ट्स के बारे में पता हुआ है, सरकमस्टेंसेस के बारे में मालूम है, और वो इन्फॉर्मेशन देगा या उसकी नॉलेज में है कोई भी नेसेसरी, जो कि किसी भी तरीके से हमें हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में, ट्रायल में, और क्राइम जिसमें भी इन्वॉल्विंग जो भी रिलेटेड क्राइम्स है उससे रिलेटेड, और कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, जो भी इस सब चीजों में हमारी हेल्प करेंगे। और फिर एफ में दिया हुआ है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज एंड डिफाइंड, अगर किसी भी तरीके के कोई भी वर्ड्स और कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है तो हमें उसके लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए इंडियन पेनल कोड को देखना पड़ेगा, और नहीं तो इंडियन एविडेंस एक्ट में होगा, और नहीं तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होगा। तो वहां पे इन सब चीजों के जो भी मीनिंग दिए होंगे उसका मीनिंग इन सब चीजों से लगाया जाएगा, अगर वो इस एक्ट में कोई भी चीज कोई भी ऑफेंस जो डिफाइन नहीं है। or any reference to this act enactment, any provision shall relating to this area enactment a provision not in force shall be construed a reference corresponding law time in force in India।
और अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी तरीके के कोई भी एनेक्टमेंट है, एनी प्रोविजन शैल देयर इन रिलेशन टू एनी एरिया इन विच द एनेक्टमेंट ऑफ दिस प्रोविजन इज नॉट इन फोर्स। तो जो अगर किसी भी तरीके की कोई भी चीज जो इस वाले एक्ट में दी हुई है जो किसी भी एरिया में एप्लीकेबल नहीं हो रही है, तो उस एप्लीकेबल उस एरिया में जो भी उस चीज को बोला जाएगा टू डिफरेंस करस्पॉन्डिंग विद इन एनी इन फोर्स इन दैट एरिया, मतलब उसको किस तरीके से जिस तरीके से वो जगह पर वो एप्लीकेबल होते हैं उस तरीके से उसका रेफरेंस वहां से निकाला जाएगा।